स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा वेव मैकेनिक्स मॉडल। अब तक हमने पढ़ चुके हैं, बोहर मॉडल हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम जो लीडिंग है वेव मैकेनिक्स मॉडल, आपके दो डी ब्रोगलाइन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो पढ़ चुके हम। अब हमारा है वेव मैकेनिकल मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल किस पे बेस्ड है? जैसे नाम से पता चल रहा है, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑन द वेव। जो आपका जो पार्टिकल है, मतलब जो मीन्स इलेक्ट्रॉन है, उनको हमने वेव मान के हमने स्टडी करना है कि इलेक्ट्रॉन एज ए वेव की तरह चलता है। जो आपका वेव मैकेनिक्स मॉडल है वो इरविन स्क्रोडिंजर ने आपका दिया था। इरविन स्क्रोडिंजर ने उन्होंने यही माना था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो वेव की तरह चलता है, तो उसको इलेक्ट्रॉन को वेव मान के ये वेव मॉडल बनाया गया है। इसी कारण इसको बोलते हैं वेव मैकेनिक्स मॉडल्स। ठीक है, तो वेव मैकेनिक्स मॉडल, ठीक है ना। इसको हमने स्क्रोडिंजर जो है आपका है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशंस। ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप्ड बाय द इरविन स्क्रोडिंजर 1926, द बेस्ड अपॉन द मोशन एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स, वेव मोशंस। जो वेव है वो कैसे चलती है, पार्टिकल एसोसिएटेड विद पार्टिकल, जो पार्टिकल है वो वेव की तरह कैसे चलेगा एक दूसरे को कनेक्ट करके, तब ये मॉडल बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे एक सेकंड डेरिवेटिव, वैसे तो हमें मॉडल की ज़रूरत नहीं है, +1 के अंदर वो बीएससी में जाके आता है, फिर भी यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने माना कि आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता वेव की फॉर्म में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड्स। ये हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड्स। ठीक है ना। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ए से। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई। ठीक है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई। इसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, साई। इसको हम साई से रिप्रेजेंट करते, तो साई क्या है, इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन मूव लाइक एज ए वेव। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ये मान लिया इलेक्ट्रॉन है, फास्टली मूव करेगा तो वेव की तरह चलेगा, तो वेव की तरह चलेगा तो उसकी एम्पलीट्यूड क्या होती है, उसको हम मान लेते हैं साई। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारी क्या है, जो हमने ई ले रखा है, ये हमारी क्या ले रखी है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी सिस्टम के अंदर कितनी है, ये हमारी कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो हमारा, इसका मतलब क्या है, साई का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आपका क्या हो जाएगा, एक्स की स्क्वायर। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि सेकंड डेरिवेटिव, इससे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, साई से, या इसको हम डी से रिप्रेजेंट, इसका मतलब है ये डेरिवेटिव्स। इसको हम डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमारा दोनों तरीक़ों से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू जेड। इसका मतलब क्या है कि हमें ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना समझ लो ये मॉडल किस पे बेस्ड, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे भी इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी होती है, जेड एक्सिस पे। मतलब ये हमारा क्या है, जो ये मॉडल बनाया गया है, ये आपका मान लिया ये आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये तीनों एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, हमारे जो एक्सिस हैं हम उनको मान लेंगे, तीनों को रिप्रेजेंट करता है एक्स वाई। तो ये आपका एक 3 डायमेंशन मॉडल है। यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है, तीनों एक्सिस को एक्सप्लेन कर रखा है। इसका मतलब जो मॉडल बनाया गया है 3 डायमेंशन मॉडल है आपका। ठीक है, यहाँ पे हमने माना कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकते हैं चारों तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, मैं एक बार बता देता हूँ, इट इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो पाने की प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलता है, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन से कितनी दूरी पे है। यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव साई रिप्रेजेंटेड वाई, तो वाई जो आपकी डायरेक्शन है उससे इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे है, साई स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द साई विद रिस्पेक्ट टू जेड। मतलब जेड की जो एक्सिस है उससे कितना इलेक्ट्रॉन, जैसे एक रूम मान ले भी, रूम के कॉर्नर से, जैसे एक कॉर्नर है,
कॉर्नर में जैसे आपका क्या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रूम की कॉर्नर मान ले, तो मान ले इलेक्ट्रॉन आपका बिल्कुल मिडल में है एटम का, तो वहाँ पे एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, एक्स एक्सिस से वो इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे और जेड एक्सिस से कितनी दूरी पे। तो ये आपका वो तीनों डायमेंशन आपका 3 डायमेंशन मॉडल है, ठीक है ना। तो इसको हमें आपको पता है m का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h का मतलब है प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है ना, और E का मतलब टोटल एनर्जी, और साई क्या है, साई रिप्रेजेंट करता है वेव फंक्शन को, वेव फंक्शन मतलब है एम्पलीट्यूड्स को। तो साई हमारा क्या हो जाएगा, साई को हम क्या बोलेंगे, वेव फंक्शंस, ठीक है। तो इसका ज़्यादा मॉडल का हमारा इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें तो सिर्फ ये देखना है यहाँ पे जो साई है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है ना। इसको हम छोटा बनाने के लिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की फॉर्म में भी लिख देते हैं, जो हम इसको लिख सकते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, H हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारी एनर्जी है और हमारा क्या है साई, पूरा का पूरा सिस्टम, इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मतलब हम इसके ऊपर लगाएंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे देगा। ये क्या दे देगा, हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें इसके बारे में दे देगा, चाहे वो आपकी एनर्जी है, चाहे आपका क्या है, कोई भी किसी भी तरह का हमारा सिस्टम है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, हम इसको एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर आपने देखा भी, काफ़ी सारे ऑपरेटर हैं, जैसे मान लिया ये भी एक प्रकार से ऑपरेटर है, जैसे मान लिया मैंने 4 के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई किया, ये एक प्रकार से किसका काम कर रहा है, ऑपरेटर। तो यहाँ पे जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो भी तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा 2, तो ये भी एक ऑपरेटर है। ये किस पे लगाते हैं, वेव फंक्शन के ऊपर, वेव फंक्शन के ऊपर लगाते हैं। तो ऑपरेटर क्या करता है, हमें एनर्जी के बारे में बताता है और बाकी इन्फॉर्मेशन है वो सभी देता है। तो हमें यहाँ पे इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लेना, समझ में आ जाए तो इसको लिख लेना, नहीं तो ज़्यादा हमें करने की जरूरत। हमें सिर्फ वेव जो हमारा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में वो क्या आएगा, देखो, ठीक है ना। जो क्वेश्चन हमारा आ सकता है एग्जाम में वो पूछा जा सकता है सिग्निफिकेंस ऑफ, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रख लेना, सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर्स, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो ये आपका जैसे हम पता है कि साई का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है ना, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में लेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड को। तो साई का है यहाँ पे, साई हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नो सिग्निफिकेंस, इट रिप्रेजेंट्स ओनली एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेव, एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, जो इलेक्ट्रॉन की वेव उसको एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। लेकिन आपका जो साई है, इट हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट रिप्रेजेंटेड ओनली एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये हमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन, लेकिन साई स्क्वायर का इन्फॉर्मेशन है। जैसे क्या है, अगर हमें इसकी इंटेंसिटी निकालनी है, कोई भी आपकी वेव की इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, इंटेंसिटी निकालने का फार्मूला होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो ये इंटेंसिटी क्या बताती है कि वहाँ पे कोई भी कलर है, कोई लाइट आ रही है, वहाँ पे कितनी ब्राइटनेस है। मान लिया अब जैसे मैं किसी बल्ब के पास या किसी ट्यूब के पास खड़ा हो जाता हूँ, तो वहाँ पे जितना नज़दीक जाऊँगा मैं उसके, तो एम्पलीट्यूड बढ़ती चली जाएगी। अब सन के जितना नज़दीक जाएंगे तो उसकी जो एम्पलीट्यूड है, मतलब उसकी जो इंटेंसिटी होती है ब्राइटनेस, ये मान लो कलर के फॉर्म में ले रहे हैं, तो जो इंटेंसिटी हम जितना भी सोर्स के पास जाते जाएंगे, चाहे वो बल्ब है चाहे आपका सन है, तो उसमें क्या होता जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो इंटेंसिटी क्या बताती है कि पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर वहाँ पे वो जो आपका सोर्स है उसकी एनर्जी या उसकी लाइट कितनी है। तो यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड का क्या है, अगर हमें इंटेंसिटी किसके बराबर है, यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की निकालनी तो क्या करेंगे, साई का स्क्वायर। तो साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंटेड है, ये हमें एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन
द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स एट ए प्लेस, इलेक्ट्रॉन्स एट ए प्लेस। ठीक है, जैसे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि संभावना, क्योंकि 100% कुछ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एट ए प्लेस, जैसे हमें पता है कि मैं यहाँ पे लाइट के सामने खड़े हैं तो यहाँ पे उसकी कितनी इंटेंसिटी, में और डिस्टेंस अगर मैं इंक्रीज करता था या डिक्रीज करता तो इंटेंसिटी चेंज होती रहेगी। उसी तरह ये हमारा क्या है, एक्सप्लेन करता साइज स्क्वायर, एक्सप्लेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन ए प्लेस, इन ए स्पेस, स्पेस बोल देंगे या इन 3 डायमेंशन स्पेस, ठीक है ना। 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कितने अवेलेबल हैं, तो उनको हम बोल देते हैं इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और साई स्क्वायर हमें क्या बताती है, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके कारण आपका मॉडल बनाया गया है। हमने सपोज कर लिया ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है, तो ये हमें बताता है कि इसका स्क्वायर कि यहाँ पे कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है। जहाँ पे ज़्यादा है तो ये हमें किसको रिप्रेजेंट करता, ऑर्बिटल को। ऑर्बिटल क्या है, एक 3 डायमेंशन स्पेस होता है, 3 डायमेंशन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस where electron finding probability is maximum, where electron finding probabilities is maximum। maximum का मतलब कितना हो सकता है आपका 90%, ठीक है, 90% अबो 90, 99, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मैंने इसलिए यूज किया है कि कोई भी 100% हम इलेक्ट्रॉन को देख तो सकते नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जैसे आज बारिश होगी, इट में भी प्रोबेबिलिटी आज नहीं भी हो सकती क्योंकि क्लाउड है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पा भी सकते हैं और नहीं भी पा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो ऑर्बिटल है वो क्या, एक 3 डायमेंशन स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज ए मैक्सिमम, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो उसको हम बोल देते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। एक 3 डायमेंशन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज ए मैक्सिमम, तो उसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब इसके हेल्प से हमें क्या बनाया गया, मॉडल बनाया गया। तो मॉडल में आपका क्या क्या हमने ले रखा है, यहाँ पे क्या हमने ले रखे हैं, क्वांटम नंबर्स, जो हमें बताएगा कंप्लीट क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से निकाला गया है क्वांटम नंबर्स, ठीक है। क्या होता है क्वांटम नंबर्स, ठीक है। यहाँ से आपका चैप्टर अच्छी तरह स्टार्ट होता है, जो भी है इस टॉपिक का। देखो क्वांटम नंबर क्या है, सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर क्या होते हैं, क्वांटम नंबर होते हैं, इट इज द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। इसमें 4 क्वांटम नंबर का सेट है, इट इज द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, इट इज द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर्स। ये एक सेट बना रखे हैं which gives complete informations, which gives complete information of electrons, informations of electrons in atoms, एक एटम के बारे में, ठीक है। कंप्लीट दैट इज द क्या बता सकता है वो, उसकी एनर्जी बता सकता है, जो हम पढ़ेंगे आगे, एनर्जी बता सकता है, उसकी शेप बता सकता है, ठीक है ना, उसकी कहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी एनर्जी, शेप या साइज बता सकता है कि कितनी दूरी पे है, या डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस बता सकता है। तो ये आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। 4 क्वांटम नंबर का सेट होता है जो हमें क्या बताता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें देता है, ठीक है। पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होती है या उसकी कहाँ पे वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो 4 क्वांटम नंबर है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना, सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। हमारे 4 क्वांटम नंबर है। फर्स्ट क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ठीक है। सेकंड हमारा हो जाएगा एजीमुथल
नाम ऐसे ही एजीमुथल्स, एजीमुथल्स, ठीक है, या हम इसको बोल देते हैं एजीमुथल ले लेंगे, या हम इसको बोल देते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, ठीक है। थर्ड हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। फोर्थ हमारा हो जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो चार का सेट हमारा जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें देता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है उसके बारे में, इट एक्सप्लेन द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे चार का सेट है। फर्स्ट हमारा क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ क्या है स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमारा जो क्वांटम नंबर है सेट है 4 क्वांटम नंबर का, ठीक है। तो क्या है थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कंप्लीटली, ठीक है। तो स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट से। फर्स्ट आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल्स क्वांटम नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट है प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल का मतलब मुख्य, जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन ये हमें देता है, जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या क्या बताता है। सबसे पहला डिस्क्राइब द सेल और ऑर्बिट, सबसे पहला जो पॉइंट है इट डिस्क्राइब द, फर्स्ट हमारा क्या है इट डिस्क्राइब सेल और ऑर्बिट, ठीक है। सेल एंड ऑर्बिट ये मेनली हमें सेल और ऑर्बिट के बारे में एक्सप्लेन करता है। जैसे n की वैल्यू जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये हमें बताता है n की वैल्यू 1 है फर्स्ट सेल, n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं k, l, m, n, o, p, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये डिस्क्राइब द सेल और ऑर्बिट की, किसी भी एटम के अंदर कितने सेल हैं या कितने ऑर्बिट हैं। सेकंड ये हमें बताता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जो भी आपका ऑर्बिट है उसकी साइज और एनर्जी इट एक्सप्लेन। सेकंड हमें बताता है इट एक्सप्लेन साइज ऑफ एटम्स, कितना साइज है एटम का या आपका जो भी है ऑर्बिट का कितना साइज है, कहाँ तक आपका ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो हम ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जैसे हमने किसी की भी ऑर्बिट की निकाल लिया तो हमारा क्या हो जाएगा 0.529, ठीक है ना, n की स्क्वायर और z, ठीक है, और क्या हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसकी हेल्प से हम रेडियस निकाल सकते हैं। इट एक्सप्लेन द साइज ऑफ ए एटम, कि एटम का जो साइज है वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। जैसे जैसे हमारी क्या होगी, जो रेडियस हमें पता चल रही है, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n की स्क्वायर, मतलब आपका रेडियस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ सेल। जैसे जैसे सेल बढ़ेंगे एटम की रेडियस बढ़ेगी, तो जैसे रेडियस बढ़ेगी आपकी मतलब जैसे सेल हमारे इंक्रीज होंगे वैसे वैसे क्या इंक्रीज हो जाएगी रेडियस, ये आपको ध्यान रखना है। तो इट एक्सप्लेन द साइज ऑफ एटम और द रेडियस ऑफ ए एटम, ठीक है ना। जैसे जैसे हमारी क्या होगी, जैसे जैसे हमारे सेल बढ़ेंगे, जैसे नाम पता चल रहा है हमारा बोहर जो रेडियस हमने निकाली थी 52.9 पिकोमीटर या 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो उसके अनुसार अगर हम देखें जैसे जैसे हमारी क्या होगी सेल बढ़ेंगे वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगी। थर्ड हमारा क्या एनर्जी इंफॉर्मेशन, इट एक्सप्लेन द एनर्जी, इट एक्सप्लेन द एनर्जी। एनर्जी को भी इसने एक्सप्लेन किया है कि एनर्जी कितनी होती है। जैसे हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमारी एनर्जी निकालने का फार्मूला हमारा क्या है। इसमें एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी, जैसे मान लिया आपकी फर्स्ट रेडियस है, सेकंड रेडियस है, थर्ड रेडियस है, तो थर्ड फर्स्ट से ज़्यादा सेकंड होगी और सेकंड से ज़्यादा थर्ड होगी। जैसे जैसे हमारे सेल बढ़ेंगे, ये हमारा फर्स्ट सेल के लिए फर्स्ट सेल से ज़्यादा सेकंड सेल की और सेकंड सेल से ज़्यादा थर्ड सेल की, ऐसे रेडियस आपकी क्या हो जाएगी इंक्रीज होती चली जाएगी। सेकंड थर्ड हमारा पॉइंट क्या है, इट एक्सप्लेन द एनर्जी। हमें पता है एनर्जी निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है, माइनस में 22.18 10⁻⁻18
आपका क्या, जूल पर एटम्स, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और लिख देते हैं, जेड का हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे जैसे हमारी जेड की स्क्वायर नीचे हो जाएगा एन का स्क्वायर। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम पहले भी निकाल चुके हैं, हमारी क्या है, इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी, ठीक है ना। यहाँ पे आप स्क्वायर कर लेना, एनर्जी हम निकाल सकते हैं। तो 22.18 10⁻⁻18 हमारी क्या आ जाएगी, जूल पर एटम्स, ठीक है। या हमारे पास 13 दूसरा फार्मूला है एनर्जी निकालने का, वो क्या है, माइनस में 13.6 जेड की स्क्वायर, नीचे आ जाएगा एन की स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम्स, ठीक है। तो दो फार्मूले जिसकी हेल्प से हम एनर्जी निकाल सके। फोर्थ इसने क्या एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। फर्स्ट हमारा क्या, डिस्क्राइब द सेल और सब सेल, एक सेल में कितने सब सेल होंगे या कितने ऑर्बिट होंगे, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और भी देख लेते हैं, एनर्जी हमारी किस पे डिपेंड, 1/n की स्क्वायर्स। जैसे जैसे n इंक्रीज होगा हमारी क्या होगा, जैसे जैसे सेल बढ़ेंगे एनर्जी, नेगेटिव साइन है तो एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज होती चली जाएगी, ये ध्यान रखना। एनर्जी इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल, जैसे जैसे सेल बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी एनर्जी क्या होती जाएगी, नेगेटिव के अंदर कम होती जाएगी, वैसे इंक्रीज होगी लेकिन आपकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसका मतलब हमारा फर्स्ट जो सेल है उसकी एनर्जी क्या है, जो मान लिया बिल्कुल न्यूक्लियस के नज़दीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन जैसे हमारा सेकंड सेल में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, तो जो सेकंड सेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर हैं तो उन पे अट्रैक्शन कम होता है, तो उनकी एनर्जी और भी कम है। तो जितना आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। फोर्थ हमारा पॉइंट है, 3 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ हमारा पॉइंट है कि इसने क्या एक्सप्लेन किया है, एंगुलर मोमेंटम। फोर्थ हमारा क्या है, ये ध्यान रख लेना, इट एक्सप्लेन एंगुलर मोमेंटम, इट एक्सप्लेन एंगुलर मोमेंटम्स, एंगुलर मोमेंटम्स, मोमेंटम्स, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, mvr इक्वल टू द nh/2π। किसी भी ऑर्बिट का, हमने किसी भी ऑर्बिट का अगर हमने एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। अब आपका क्या होगा, किसी के अंदर नंबर ऑफ, एक फिफ्थ हम कुछ अलग से ले लेते हैं, इसके जो सेल है इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ए ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कितने होंगे उसको हम निकाल सकते हैं एन की स्क्वायर्स। और एक सेल में यहाँ पे हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल्स, एक सेल में कितने होंगे वो हम कैसे निकाल सकते हैं, आपका 2n की स्क्वायर्स। तो ये दो फार्मूले याद रख लेना, इन पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एक सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, n की स्क्वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल 2n की स्क्वायर, ये आपने पहले भी पढ़ चुके फार्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, 2n की स्क्वायर की हेल्प से, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड क्वांटम नंबर जो हम पढ़ते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। जो सेकंड को हम कई नाम दे रखे हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, और हमारा क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल्स, एजीमुथल्स क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। उसको जैसे हमारे पहले वाले को हम किससे डिनोट करते थे, एन से, इसको हम डिनोट करते हैं एल से, ये आपको ध्यान रखना है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं एल से, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ सब सेल्स। फर्स्ट हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट एक्सप्लेन नंबर ऑफ ए सब सेल, एक्सप्लेन नंबर ऑफ ए सब सेल, नंबर ऑफ ए सब सेल, सब सेल्स कितने सब सेल होंगे इन एन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट के अंदर, कोई भी ऑर्बिट हम ले लेंगे उसके अंदर कितने सब सेल होंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि एक जो भी सेल है उसके अंदर हमारे सब सेल कितने होंगे, ठीक है ना। एंड वैल्यू ऑफ वैल्यू, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन एन, ठीक है। तो L कैसे निकाल सकते हैं, हमारा जो L की
एल की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, किसी की भी हमने निकालनी हो तो वो स्टार्ट होती है 0 से 0 to n माइनस में 1। ठीक है, इससे पहले कुछ वैल्यू हम निकालने हमारा जैसे एक ये आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारा 4 हमने सब सेल ले रखे हैं, टोटल हमारे पास 4 सब सेल हैं। ठीक है ना, अब ज़्यादातर हम जो सब सेल यूज करते हैं सब सेल्स और उनकी वैल्यू कैसे होंगी। देखो मान लिया L अगर हमने ले रखा, देखो L की वैल्यू अगर 0 है, L की वैल्यू 0 है तो सब सेल क्या हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। सब सेल क्या होगा S। अगर L की वैल्यू, ठीक है, अगर L की वैल्यू 1 है तो सब सेल क्या हो जाएगा P। अगर L की वैल्यू 2 है तो सब सेल क्या हो जाएगा D। अगर L की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 3 है, 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F। तो आपको ये अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। आपसे पूछ भी सकते हैं, आपको एग्जाम में दे देंगे भी S है, S की वैल्यू L की वैल्यू बताओ। जैसे मैं आपको दे दूं भाई, जैसे मान लिया एग्जाम में पूछ लेंगे 5S में L की वैल्यू बताओ। आपको पता 5 से कोई मतलब नहीं, हमें देखना S के लिए L की वैल्यू क्या होती है 0। आपको दे देंगे भी 5P के अंदर L की वैल्यू बताओ, तो L के लिए हम क्या वैल्यू फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी। आपको ध्यान रखना है जो L की वैल्यूज हैं वो आपकी 0, 1, 2, 3, 4। अगर आप 4 लोगे तो आपका उसके लिए G हो जाएगा, लेकिन हमारा कहाँ तक ही यूज करते हैं हम इसको F तक। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। कहीं पे भी S की L की वैल्यू पूछी जाए तो 0 होती है, P की वैल्यू पूछी जाए 1 होती है, D की वैल्यू पूछी जाए तो 2 होती है, F की वैल्यू पूछी जाए तो 3 होती है, G की वैल्यू पूछ लेंगे तो 4 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, और L की वैल्यू जो डिपेंड करती है वो फर्स्ट सेल पे, उस पे सेल पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रख लेना। मैं साइड में लिख देता हूँ इसको, कई जगह आपका यूज होगा। ठीक है ना, तो ये आपको टेबल अच्छी तरह याद होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है अगर आपका L क्या है सब सेल 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगर L की वैल्यू यहाँ पे सब सेल कौन सा हो जाएगा, सब सेल का नाम क्या हो जाएगा 0S सब सेल, P सब सेल, D सब सेल, F सब सेल और G सब सेल। ये आपने ध्यान रखना है, ये आपके सेल। अब हम ये वैल्यू पे कैसे निकाल सकते हैं, अगर मान लिया सपोज किया N की वैल्यू 1 है, N की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू कितनी होगी, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू हमारी क्या होगी, इसके लिए इस पे L की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, आपकी कितने से स्टार्ट होती है, आपको पता है 0 से स्टार्ट होके और n से हमेशा 1 कम रहेगी, तो कितनी हो जाएगी 0 और 1 माइनस में n माइनस में 1, तो n कितना 1 में से करेंगे 0, तो इसका मतलब एक ही रहा तो क्या हो गया आपका S। तो इसका मतलब ये तो किस रिप्रेजेंट कर रहा है, मेन सेल को। तो पहला जो मेन सेल है उसके अंदर कितना सब सेल है, सिर्फ एक ही है। मतलब जो आपका पहला सेल है, ये मान लिया n की वैल्यू 1 है तो इसमें एक ही सब सेल एग्जिस्ट करता है 1S। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू अगर हम ले लें, सेकंड वैल्यू अगर मैं मान लेता हूँ n की वैल्यू अगर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, सेकंड सेल हम ले रहे हैं, मान लिया मैंने सेकंड सेल ले लिया आपका n की वैल्यू 2, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपने ध्यान रखना। तो L की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, आपकी 0 से स्टार्ट होगी। हमें पता फार्मूला हमारे क्या है, हमारा स्टार्ट होता है 0 to n माइनस में 1। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 तो होगी हर में 0 और उसमें से फिर आपका क्या हो जाएगा 2 माइनस में 1, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और 1। तो 0 के लिए हम कौन सा सेल लेते हैं S और 1 के लिए कौन सा सेल लेते हैं P। तो इसका मतलब जो हमारा है सेकंड सेल के अंदर अगर हम देखें तो जो सेकंड हमारे n की वैल्यू अगर हम ये सेल ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सेल है तो इसके अंदर एक ही n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सब सेल एग्जिस्ट करता है। n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे आपके 2 सेल एग्जिस्ट करते हैं, जिसका पहला कौन सा है 0 से क्या बना S और 1 से क्या बना P। तो इसका मतलब सेकंड सेल में 2 आपका क्या होगा S और 2 P, ये ध्यान रख लेना है।
सिर्फ 2 ये बता रहा है कि सेकंड सेल का सब सेल है ये, यहाँ पे भी 2 ये बता रहा है कि सेकंड सेल का सब सेल है 2p। तो इसका मतलब अगर n की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू 2 है तो इसके अंदर 2 सब सेल होंगे। आपका क्या होगा, n की वैल्यू 2 है तो 2 सब सेल होंगे s और p, 2s और 2p, ठीक है ना। अगर मान लिया सपोज कर लिया n की वैल्यू 3 ले ली हमने, तो आपकी l की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको पता है 0, 1 और 2। तो आपको कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, n-1। तो इसका मतलब 0 के लिए हम क्या लेते हैं s, 1 के लिए क्या लेते हैं p और d, 2 के लिए क्या लेते हैं d। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा थर्ड सेल है n की वैल्यू 3 है, इसमें ये मेन सेल तो 3 है लेकिन इसके साथ में 3 सब सेल हैं। 3 कौन कौन से हैं, 3s, 3p और आपका 3d, ये आपने ध्यान रखना है। तो 3s यहाँ से क्या बन जाएगा, इससे मतलब 3s यहाँ से क्या बन जाएगा 3p और यहाँ से क्या बन जाएगा 3d। इसका मतलब जो हमारा सेकंड सेल है उसके अंदर कितने हमारे हो जाएंगे 3d, ठीक है। फोर्थ अगर हम ले रहे हैं n की वैल्यू अगर मैंने 4 ले लेते हैं, मान लो सपोज कर लिया मैंने n की वैल्यू मैंने 4 ले ली, ठीक है, n की वैल्यू मैंने 4 ले ली, तो बताना कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 4 ले रहे हैं तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये आप बताओ, ठीक है ना। तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l की वैल्यू हमारी पता कितनी होगी, l की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से स्टार्ट होके n-1 तक जाएगी। तो 0 तो हर हाल में होगी, 0 से 4 से हमेशा कम होगी, तो 4 से एक कम रहेगी हमेशा, 4 है तो 0 से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2 और 3। तो आपकी टोटल कितनी वैल्यू होगी, तो 0 के लिए हम क्या लेते हैं s, 1 के लिए क्या लेते हैं p, इसके लिए क्या ले लेंगे d और 3 के क्या ले लेंगे f। तो आपका ये किस सेल में, मेन सेल कौन सा है, तो सबके आगे मैं 4 लगा दूंगा, 4s, 4p, 4d और 4f। इसका मतलब अगर मैं आपका कौन सा सेल लेता हूँ, फोर्थ सेल लेता हूँ, तो 3 सेल सब, ये आपका मेन सेल हमारा क्या है, मेन तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 थी, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है और यहाँ पे n की वैल्यू 1 है। तो n की वैल्यू 4 लेता हूँ तो इसमें 4 सब सेल हैं। तो एक हमारा कौन सा है 4s, दूसरा हमारा कौन सा है 4p, तीसरा कौन सा है 4d और ये कौन सा है 4f एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा सिस्टम। तो अगर मैंने फर्स्ट सेल लिया है तो हमें पता चल रहा है फर्स्ट सेल के अंदर एक ही सब सेल होता है 1s। अगर मैंने सेकंड सेल लिया तो उसके अंदर 2s और 2p। फिर मैं बता रहा हूँ ये सिंपली किसको रिप्रेजेंट करें, जो मैंने आगे 2 लिखा हुआ है ये मेन सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेन सेल में कितने सेल सब सेल है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, इट एक्सप्लेन द नंबर ऑफ सब सेल इन ए ऑर्बिटल, जो एक ऑर्बिट है उसमें कितने सब सेल हो सकते हैं, ठीक है ना। ऑर्बिट मतलब सेल के अंदर कितने सब सेल प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। और हमें बता ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, ये भी आपने थोड़ा सा इसके बारे में भी लिख लेना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम्स, यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम्स कैसे निकाल लेंगे, मोमेंटम्स ये आपने ध्यान रखना है। इसका फार्मूला निकालने का फार्मूला है जो हमें ले रखे l प्लस में 1 इसका स्क्वायर रूट और आपका क्या हो जाएगा h/2π, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसको कैसे निकाल लेंगे, हमारा क्या होगा l प्लस में 1 h/2π, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिखा जा सकता, हमें पता है h किसके बराबर होता है h/2π, तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा किसके बराबर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं l प्लस में 1 इसका स्क्वायर रूट और h क्रॉस, ठीक है। ऐसे अगर मान लिया सपोज कीजिए आपको दे दिया भी 3s दे दिया जाए, ठीक है, आपसे पूछे भी इसका क्या है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना तो कैसे निकाल लेंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकल जाएगा, हमें पता है l प्लस में 1 इसका h/2π,
तो हमें पता है एस के लिए अब एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें पता है, हम ये डायग्राम पढ़ चुके हैं, कहीं पे भी आता है एल की वैल्यू 0 1 2 3 4, तो आपकी एस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस पी डी एफ और आपका जी। तो हमें पता है कि एस के लिए एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अगर मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ तो 0 प्लस में 1 इसका स्क्वायर रूट h बाई 2 पाई, तो हमारा कितना हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड करेगा तो 0 वैल्यू हो जाएगी। अगर मैंने निकालना वाले कोई भी दे दें, आपसे पूछे भी 4p के लिए निकालो 3p के लिए, तो 3p के लिए क्या हो जाता है, हमें पता है कि l की वैल्यू इसके लिए कितनी होती है, ध्यान रखना है, l की वैल्यू p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आप क्या रख लोगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे निकालना तो कितना हो जाएगा हमारा L1 प्लस में 1, ठीक है, h बाई 2 पाइस, ठीक है। तो हम ऐसे निकाल सकते, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 1 2 2 मल्टीप्लाइड बाई h बाई 2 पाई, तो किसके बराबर हो जाएगा, 2 से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा h बाई अंडर 2 पाई, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल। इसकी हेल्प से हम ये भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल इन सबसेल, इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं जो एल की वैल्यू है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमारे हो जाएंगे, इसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाल सकते हैं, जिसका फार्मूला क्या हो जाएगा L प्लस में 1, तो हमारा कितना हो जाएगा L प्लस में 2L प्लस में 1, यहाँ पे 2 नहीं लिखा हमने, तो हमारा क्या हो जाएगा 2L प्लस में 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ये हमारा क्या करना है, नोट कर लेना को अच्छी तरह, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सब सेल के अंदर, हमारा क्या हो जाएगा 2L प्लस में 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये ध्यान रखना, किसी भी सब सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पूछे भी S है, S में कितने ऑर्बिटल हैं, तो आपको निकालने हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब इसके अंदर ऑर्बिट के अंदर भी सब सेल है, सब सेल के अंदर भी ऑर्बिटल होते हैं, तो हम कैसे निकाल लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस में 1, तो हमारा कितना हो जाएगा 1। सेकेंड, अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना हो जाएगा 2, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी हेल्प से हम ये भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये फार्मूला हमारा हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना तो हमारा ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, नंबर ऑफ इट डिस्क्राइब द शेप नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए, ठीक है ना। थर्ड हमारा है जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, हम एम से डिनोट करते हैं। इट एक्सप्लेन नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल, एक सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे। सेकंड, ये हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी ओरिएंटेशन, ठीक है ना। इट डिस्क्राइब शेप एंड ओरिएंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं या हम ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, ऑर्बिटल की क्या ओरिएंटेशन होगी, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से ही ऑर्बिटल बनते हैं, तो इसकी हेल्प से हम ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ की किस पर डिपेंड करती है, इसकी जो वैल्यूज हैं वो डिपेंड करती हैं -L से स्टार्ट होके यहाँ पे 0 और ये स्टार्ट होके L तक, ठीक है, या माइनस आप ऐसे भी इतने लिख सकते हो, ठीक है ना। L से स्टार्ट होके, चलो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है,
0 और हमारा क्या होगा 1 से, ठीक है ना। इसकी वैल्यू जो है वैल्यू ऑफ m जो हमारी होगी डिपेंड, सपोज कर लिया अगर मैंने मान लिया s है, s के लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी, s के लिए पहले तो ये निकाल लेंगे l की वैल्यू क्या है 0, तो m की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, -l से स्टार्ट होकर +l तक जाती है, तो 0 0 और 0, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही मतलब m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। सेकंड अगर मैंने ले लिया p, ठीक है, अगर मैं p सब सेल ले रहा हूँ तो p के लिए आपको पता है l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और m की वैल्यू क्या हो जाएगी हमें पता है -1 +1 -1 0 और +1, ठीक है, हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे +1। तो यहाँ पे हमने जो हमारा p ऑर्बिटल था उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे इसको हमने ले लिया पी वाई, इससे हमने रिप्रेजेंट कर दिया पी जेड और इससे हमने रिप्रेजेंट कर दिया पी एक्स, ठीक है। मतलब ये हुआ, ये हमें ओरिएंटेशन भी बताता है कि ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में है। यहाँ पे ये जैसे हमारा पी ऑर्बिटल है, ठीक है ना, तो P जो आपका होता है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, हमारा PX, PY और PZ। तो आपको ये वैल्यू भी याद रख लेना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो जो हमारा PX है इसके लिए हमने वैल्यू ले ली +1, ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी m की वैल्यू, इसके लिए हमने क्या ले ली -1, ये किसकी वैल्यू पूछे भी, ये क्या है m की वैल्यू, ये आपकी कितनी 0, तो इसकी हमारी m की वैल्यू होती है। मतलब ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इट एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो p सब सेल में तो है, p सब सेल में, तो p सब सेल में भी किस डायरेक्शन में है, वो x एक्सिस पे ज़्यादा है या y एक्सिस पे ज़्यादा है या z एक्सिस पे ज़्यादा है। तो ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है ओरिएंटेशन ऑफ ए, कि ओरिएंटेशन के एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में। ये तो पता हमें पता 3 डायमेंशन हमारा मॉडल है, तो 3 डायमेंशन मॉडल के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स से या सर्कल से, और हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं सर्कल से, ये ध्यान रख लेना है। जो हमारा ऑर्बिटल होता है, क्योंकि आगे हमने इसकी जरूरत है, तो इसमें हमारे अगर हमने लिखने तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे 3 हो जाएंगे, ठीक है, 3 हो जाएंगे। 3 कौन कौन से हमारे मेन पी सेल में हमारे कौन कौन से 3, हमारा क्या है PX, PY और PZ, ठीक है। S में सिर्फ कितना है, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ S है, S के अंदर M की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 0 होती है, ठीक है, तो इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। अब हमारा D है, D को देखो, D में क्या क्या हो जाएगी, जो हमारा D ऑर्बिटल है, ठीक है, जैसे मान लिया D ऑर्बिटल हमने ले लिया, D सब सेल हम ले लेंगे, सब सेल्स D सब सेल ले लेंगे, तो इसके लिए जो हमारी m की वैल्यू क्या हो जाएंगी, हमें पता है m की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है -l से +l तक। तो इसके लिए पहले तो हम ये देखें हमारी जो l की वैल्यू कितनी होती है, d के लिए हमें पता है कितनी होती है 2 होती है, हमें मैं फिर बता रहा हूँ, s के लिए हमारी 1 होती है l की वैल्यूज, p के लिए हमारी क्या होती नहीं, s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। तो ये तो आप दिमाग में अपना डाल ही लो कहीं पे भी, ठीक है ना। l की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 -1 0 +1 और +2। इसका मतलब यहाँ पे टोटल कितने ऑर्बिटल हुए हैं, हमारी कितनी डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हमारे जो ऑर्बिटल हुए हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या है इसकी -2, इसको -1, ये 0, ये +1, ये हमारी क्या हो जाएगी +2, ठीक है। तो किस में कितने, एक फार्मूला भी होता है जिसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। m की वैल्यू हमारी डिपेंड करती है 2l प्लस में 1, इससे भी निकाल सकते हैं। l की वैल्यू हमने इसके लिए 2 रखी है, तो 2 × 2 + 1, तो टोटल कितने हो गए 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम है, आपको इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो हमारे 5 ऑर्बिटल हैं, ठीक है ना। ये तो हमें पता चल गया कि D के अंदर 5 हैं, देखो D में हमारे 5 ऑर्बिटल है, ये हमारा क्या है D ऑर्बिटल्स, D ऑर्बिटल है, इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो वो 5 पार्ट कौन कौन से, देखो -2 के लिए आपको ध्यान रखना है,
जहाँ पे भी आपका नेगेटिव होगा वहाँ पे आपका वाई एक्सेस ज़रूर होगा, दिमाग में ये चीज़ डाल लो। और जीरो के लिए हमें पहले भी ले चुके हैं, जीरो के लिए हमेशा हम क्या लेते हैं, जेड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ले रखी है +2, +2 के लिए जो d की वैल्यू हमने ले रखी है d x की स्क्वायर y की स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी y ले लेंगे, dx से y। मैंने बता रखा है जहाँ पे y है, आप एक ट्रिक याद रख लेना, 4 वाइस्ट मेनली नेगेटिव, जो आपका y होगा उसके अंदर मेनली क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, ठीक है ना, तो y है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आपका ये आपका क्या हो जाएगा, dz की स्क्वायर, ये आपका नाम हो जाएगा dz की स्क्वायर। ये +1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d आपका क्या हो जाएगा xz, और यहाँ पे भी नेगेटिव तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d आपका क्या हो जाएगा, yz। ये आपको ध्यान रखना, 5 वैल्यू आपको, एक तो ये थोड़ा सा याद रख लेना कि जहाँ पे भी आपका y होगा वहाँ पे आपको नेगेटिव जरूर मिलेगा, ठीक है। मैं फिर लिख देता हूँ, आपके 5 सेल हैं, अगर आपकी m की वैल्यू आपकी कितनी, -2 है, ठीक है ना, +2 है, ठीक है ना, माइनस वाले पहले मैं अलग निकाल लेता हूँ, -1 0, ठीक है, +1 +2, तो 5 वैल्यू है। मैंने बोला जहाँ पे नेगेटिव होगा वहाँ पे y जरूर मिलेगा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, dxy को, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, dyz को, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, dz की स्क्वायर को, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, dzx को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, dx की स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर। देखो y को नेगेटिव लेंगे, यहाँ पे सपोज कर लिया मैंने y नेगेटिव ले लिया, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव तो इसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, आपकी ये वैल्यूज हैं, ठीक है ना। टोटल हमारी वैल्यू m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 है तो dxy, -1 है तो yz, और 0 है तो z की स्क्वायर, और +1 के लिए zx, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, मान लिया कोई ऐसे पूछ लेंगे भी, आप ये बताओ, आपको दे दिया जाएगा 3d x की स्क्वायर y की स्क्वायर, आपसे पूछ लेंगे भी आप इसके लिए n की वैल्यू बताओ, आप इसके लिए L की वैल्यू बताओ, आप इसके लिए M की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो आपको पता N की वैल्यू तो यहाँ से निकल के आती है, ये हमारा क्या है N। आपसे पूछेंगे L की वैल्यू कहाँ से निकल के आती है, इससे, ठीक है ना। तो L की वैल्यू कहाँ से निकल के आती है, कौन सा सब सेल है, तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। L की वैल्यू D के लिए कितना लेते हैं, देखो S के लिए हमें फिर बता रहा हूँ मैं, S के लिए 0 लेते हैं, P के लिए 1 लेते हैं, D के लिए 2 लेते हैं, तो ये M की वैल्यू क्या है, 2 हो जाएगी। अब m की वैल्यू क्या होगी, आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, d का 5 ऑर्बिटल है, 5 में से कौन सा गिवन है, तो आपके 5 ऑर्बिटल है तो 5 में से ये वाला गिवन है, तो कौन सी वैल्यू हो जाएगी, +2। तो 1 नंबर में ये पूछा जा सकता है, इनको अच्छी तरह अपने प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब हमारा लास्ट जो ऑर्बिटल है हमारा क्या है, स्पिन, जो हमारा लास्ट क्वांटम नंबर है हमारा कौन सा है, स्पिन क्वांटम नंबर्स, ठीक है। हमारा कौन सा है, स्पिन क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स। स्पिन क्वांटम नंबर हमारा किसको एक्सप्लेन करता है, जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना, डिस्क्राइब द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डिस्क्राइब स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन को एक्सप्लेन करता है, वो क्या है, क्लॉकवाइज या आपकी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपकी क्या हो जाएगी, अगर क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, उसके लिए भी वैल्यू दे रखी है। एस की वैल्यू क्या दे रखी है, अगर वो आपका क्लॉकवाइज है उसको हाफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, अगर वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है उसको हम -½ से रिप्रेजेंट कर दें। ये सिर्फ किसको दिखा रहा है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये सिर्फ क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और स्पिन क्वांटम नंबर को हम किससे लिखते हैं, एस से, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना है।
आपको ये भी ध्यान रखना, एक ऑर्बिटल है आपका, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक है तो उसको हम कैसे लिख देते हैं, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस हाफ। अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे, दोनों की निकालनी है, ठीक है ना। अगर दोनों की निकालनी है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने दे रखे, मैं इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को हम ऐसे दिखाते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। एंटी क्लॉकवाइज को हम ऐसे दिखाते हैं, ये भी ध्यान रखना। 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लॉकवाइज होगा तो रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे ऑर्बिटल के अंदर, और वैल्यू अगर पूछी जाएगी तो प्लस हाफ हो जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, वैल्यू पूछी जाएगी तो माइनस हाफ हो जाएगी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन दे रखे, अच्छा कुछ भी, इसकी वैल्यू कितनी होगी आपको पता है, ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में तो क्लॉकवाइज होगा, तो क्लॉकवाइज में वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस हाफ। ये आपसे पूछे जो भी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब हो जाएगा एस की वैल्यू इसके लिए प्लस हाफ और इसके लिए क्या हो जाएगी माइनस हाफ। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब तक हमने जो पढ़ा है एक बार थोड़ा सा उसको समराइज कर लेते हैं इसमें। अब तक हमने पढ़ा है जो आपका, जैसे ये मान लिया आपका ये ऑर्बिट है, ये हमारा क्या है एटम है, ये हमारा क्या है एटम, ये न्यूक्लियस है। तो पहला सेल होता है, इसके लिए n की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है l की वैल्यू 0 होती है, तो सिर्फ एक ही होता है, तो इसको अगर पूछा जाए 1s। सेकंड जो हमारा होता है, इसके अंदर हमारी जो वैल्यूज होंगी वो 2 वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। इसके अंदर अगर हम n की वैल्यू कितनी रखते हैं, यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमें पता है l की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 0 और 1। तो इसका मतलब ये कौन कौन सा है, ये हमारा क्या है 2s और सेकंड वाला क्या हो जाएगा 2p, ठीक है। उसी तरह अगर मैं क्या रखते हैं, अगर हम थर्ड सेल रखते हैं, n की वैल्यू थर्ड रख देंगे, n की वैल्यू 3 रख देंगे, n की वैल्यू 3 रख देंगे तो इसके अंदर कितने सेल होंगे 3 हो जाएंगे, 1 2 और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा 3 इसके अंदर आपके हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे 3 सब सेल होंगे, ठीक है। ये मेन कौन सा सेल है, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1, लेकिन यहाँ पे 3 जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपके 3 हो जाएंगे। एक हम इसमें एक बार एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकालने का फार्मूला होता है, सिर्फ आपको एंगुलर मोमेंटम पूछा जाए तो एक बार में रिपीट मोमेंटम पूछा जाए तो कैसे निकाल लेंगे, mvr n मल्टीप्लाइड बाय h बाई 2 अगर सिर्फ आपसे ऑर्बिटल का पूछा जाए। एंगुलर मोमेंटम अगर आपसे सब सेल का पूछा जाए, एंगुलर मोमेंटम किसका पूछा जाए, मोमेंटम्स आपका सब सेल का अगर किसी का भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। अगर आपसे ऑर्बिटल का पूछा जाए किसी एक ऑर्बिटल का, तो उसका फार्मूला हम कैसे निकाल लेंगे, हमें पता l प्लस में 1 और h बाई 2 अगर आपसे पूछा जाए स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो पूछा जाए स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो उसको निकालने का फार्मूला जो आपने ध्यान रखना वो क्या रखना, s प्लस में 1 इसका स्क्वायर रूट्स, तो आपका क्या हो जाएगा h बाई 2 तो ये हमारे पास फार्मूले तीनों को अलग अलग आप देख लेना। अगर आपसे पूछा जाए एंगुलर मोमेंटम है तो हमारा ये यूज कर लेंगे, एंगुलर मोमेंटम फॉर ऑर्बिटल के लिए। सेल के लिए पूछा जाए तो ये आप सेल का भी पूछ सकते हैं, वैसे भी दे सकते हैं। सेल के लिए पूछा जाए तो ये फार्मूला है, ऑर्बिटल के लिए पूछा जाए तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और स्पिन आपका इसके लिए पूछा जाए तो हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है।